हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। एंड आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल टेस्ट सीरीज को देखेंगे। हम साइकोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे आंसर्स के साथ में। और मेरे आंसर करने से पहले आप भी उसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर गेस करने की कोशिश करें और आप खुद ही अपने आप को आप एक आकलन करें, अंदाज़ा लगाएं कि आप कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस तक सही किया हुआ है। एंड वैसे आंसर तो मैं बताऊंगी ही। एंड साइको टेस्ट सीरीज की ये नेक्स्ट वीडियो है जो मैं अपलोड कर रही हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन ए प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन बी विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन सी शारीरिक सीमा और ऑप्शन डी ज्ञान की सीमा। आप भी जल्दी फटाफट गेस करें इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है। अपने आप को आप खुद ही जज करें कितना आंसर आप सही कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यालय का असहयोग। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल कर लेंगे। सीखने की मात्रा तथा सीमा अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग अधिगम के पठार कहलाते हैं। अधिगम पठार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिगमकर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, प्रेरणा की कमी, ज्ञान की सीमा आदि। जबकि विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसको डिटेल में देखा, आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? क्योंकि लर्निंग को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया हुआ है। जो फेमस डेफिनेशंस हैं, जो बहुत ही पॉपुलर है, उसको आप ज़रूर याद रखें। कई बार इंटरव्यू में भी आपसे कोई फेमस जैसे लर्निंग या फिर पर्सनालिटी के जो सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है वो पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में भी आपको ये चीज़ फेस करना होगा, क्वेश्चन पेपर में भी आपको ये चीज़ फेस करना होगा। तो थोड़ा सा आपको याद भी यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये जो डेफिनेशन है वो गेट्स के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है अकॉर्डिंग टू गेट्स एवं अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का एवं उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुद्धि का। ये एक इंटेलिजेंस मेजरमेंट होता है। और इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है और इसको कब डेवलप किया गया? इसको 1905 में बीने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। इसलिए इसको स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? फ्रायड, युंग, मन एंड ऑलपोर्ट। तो यहाँ पर आपने सबने पढ़ा होगा, ये जो क्लासिफिकेशन है वो युंग के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले युंग ने ही ये टर्म दिया और उसके बाद अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा उसको बांटा गया। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं युंग के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। उभयमुखी क्या होता है? जिसमें कि थोड़ी सी क्वालिटी अंतर्मुखी की होगी और थोड़ी सी क्वालिटी बहिर्मुखी की भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो यहाँ पर बिल्कुल ये क्लियर आपने गेस कर भी लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा उसका परिवेश, उसका इन्वायरमेंट उसको सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करता है। एंड यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं एवं रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से
सामाजिक संबंध को स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। इस प्रकार सामाजिक परिवेशजन्य तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। एंड जैसा कि वॉटसन का स्टेटमेंट आपको पता होगा कि वॉटसन ने कहा था, वॉटसन ने बिहेवियर थ्योरी देने से पहले कहा था कि उनके पास एक ही उनके पास कुछ बच्चे दे दिए जाएं, उनमें से वो अपने अकॉर्डिंग कुछ बच्चों को पुलिस, कुछ बच्चों को चोर, कुछ बच्चों को डॉक्टर भी वो बना देंगे। मतलब उनके कहने का मतलब था कि बच्चे के डेवलपमेंट पर जो DNA होता है उसका कोई भी रोल नहीं होता है। बच्चा अपने इन्वायरमेंट से सीखता है और बच्चे को सबसे ज़्यादा, बच्चे के डेवलपमेंट को उसका इन्वायरमेंट, उसका वातावरण ही उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम एवं कल्पना एवं संवेगात्मक विकास के संबंध में नियम। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी, अनियमित विकास का नियम, ये कैसे होगा इसको यहाँ पर, इसको समझने के लिए थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं इसका। एंड यहाँ पर हम देखते हैं, अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है। किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर नियमानुसार ये होता है। ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए ही क्वेश्चन है, साइकोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। इसको मैंने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। इसकी प्रैक्टिस से क्या होगा कि यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो रहा है। जैसे कि रेगुलर वीडियोस में अभी हमने लर्निंग नहीं पढ़ी हुई है, परसेप्शन नहीं पढ़ा हुआ है, अभी हम 3rd यूनिट में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस को देखने से आपका ध्यान उस तरफ भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये डेवलपमेंटल यूनिट, जो यूनिट 9 है आपका, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तिष्काधोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकासक्रम का सिद्धांत आदि विकास के सिद्धांत हैं। जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम से रिलेटेड है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट करते चले जाएं, तो वहाँ पर आपका एक प्रॉपर आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार होता चला जाएगा, जिसमें कि आप इसको 2 साइड में करके लिख सकते हैं। जैसे डेवलपमेंटल थ्योरी, ये सारे इतने सारे यहाँ पर 10-12 थ्योरीज का नाम दिया हुआ है, ये सभी डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से विकास का सिद्धांत कौन नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये जो है वो लर्निंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑलरेडी आपने ये वाली थ्योरी पढ़ रखी होगी, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आपने ग्रेजुएशन में भी, मास्टर्स में भी, लर्निंग में आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान दें तो आंसर आपको खुद ब खुद ही दिख जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी नेट के एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? गेसेल, हर्लॉग, मेरेडिथ एंड डगलस और होलैंड। फटाफट केस करें, मैं बता देती हूँ। ये जो स्टेटमेंट है वो हर्लॉग के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने क्या बतलाया है? इन्होंने बतलाया हुआ है, हर्लॉग ने बालक की विकास को परिभाषित करते हुए लिखा हुआ है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती रहती है। ये बिल्कुल नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें।
एंड ये भी एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर में नेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और भी अलग अलग साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम में भी, साइकोलॉजी से रिलेटेड पेपर्स में भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है और इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये आपके जो शॉर्ट नोट्स बनते चले जाएंगे, इनको आप अलग से बना कर रखें और कोशिश करें कि रोज़ एक बार आप इसको रिवाइज़ कर लें। तो इससे क्या है कि जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वैसे ही आप उसको कैच करके और उसका आंसर आप कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया हुआ है? ड्राइवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक एंड वुडवर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मूल प्रवृत्तियों के फ्रायड ने इसके 2 प्रकार बतलाए हुए हैं। पढ़ा होगा आपने, मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है फ्रायड की थ्योरी का। ये मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार बतलाए गए हैं। वो किसके द्वारा बतलाया गया है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के इंसिस्ट के इन्होंने 14 अलग अलग टाइप्स बतलाए हुए हैं, और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति होती है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक खास प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है, मतलब इसको सब और भी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इसको स्वीकृति दी गई है, और मैकडूगल का ये वर्गीकरण मौलिक है, इन्होंने खुद ही दिया हुआ है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध एक संवेग को भी इन्होंने बतलाया है। मतलब इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ 14 तरह के संवेग के बारे में भी बतलाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर वो कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ हैं जो कि मैकडूगल के द्वारा बतलाई गई हैं उसको यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अब आपका काम यहाँ पर क्या होता है, इसको आप अलग से नोट करें, मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियाँ। इसके बाद में वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, देखने के बाद में आप गूगल सर्च करें और अपने नोट्स को थोड़ा सा डेवलप करते जाएं। आप गूगल सर्च करें, वहाँ पर गूगल पर आपको ये मिल जाएगा कि कौन कौन से अलग अलग 14 प्रकार हैं, 14 टाइप्स हैं, उसको आप अलग से ले करके लिख लें। कई बार मैच कराने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर उसमें से 2-4 कोडिंग वाले क्वेश्चंस में भी आ सकता है। इसमें से 5-6 आपको ऑप्शन में दे दे, 2-3 और अलग से दे दे और आपको कोडिंग करना हो कि इनमें से मैकडूगल द्वारा बतलाया गया कौन कौन सा क्लासिफिकेशन इनमें से है। अब आप कोडिंग में अगर आपको पता है तो फटाफट आप वहाँ पर आंसर को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? डम्बिल के द्वारा, रॉस के द्वारा, मन का, या फिर मैकडूगल का। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको करना है कि यहाँ पर ये बार बार एक और नाम आ रहा है, ये MAAN। इनके बारे में आपको गूगल करना है और इनके बारे में उन्होंने क्या थ्योरी दिया है, किस चीज़ पर इनकी थ्योरी बेस्ड रही है, कौन सा पॉपुलर टर्म रहा है इनकी थ्योरी में, उस सबको आप अलग से लिखते चले जाएं। एक अलग से आपका यहाँ पर भी एक नोटबुक आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी चीज़ें पढ़ें सिर्फ यहीं तक आप लिमिटेड नहीं रहें। मैं बार बार कहती हूँ, आपने अभी तक जो पढ़ा है टाइम से आप उसको डेवलप भी करते रहें। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डम्बिल। ये डम्बिल के द्वारा डम्बिल ने ये अटेंशन के बारे में इसको डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है NTA का भी और अलग अलग साइकोलॉजिकल एग्जाम का भी, और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है बहुअनुक्रिया का नियम। इसको सेकेंडरी में रखा गया है। बाकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम ये प्राथमिक नियम में बतलाया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। तो यहाँ पर ये 11 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हालांकि यहाँ पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन से ही इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में आ गया है। तो किसी भी क्वेश्चन को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें, किसी भी थ्योरी को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। अगर आपको वो चीज़ आती है फिर भी आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें एंड आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इन 11 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को आपने
राइट किया है, राइट आंसर किया है, राइट रिस्पॉन्ड किया है मेरे सही आंसर बताने से पहले। सो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हमारा भी मोटिवेशन बनता है, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में, अगर 20 मिनट की वीडियो को बनानी है तो उसको बनाने से लेकर के उसको एडिट करना, उसको अपलोड करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप हमारी मेहनत को थोड़ा सा इनकरेज करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की भी कोशिश करेंगे। एंड आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। और मैं बता दूं कि NTA NET के साइकोलॉजी के क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे फटाफट से व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी इन्फो दे दी जाएगी। चार्जेस 3500, 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, न्यू डेट नहीं आया है। और न्यू डेट आएगा, जब एग्ज़ाम का डेट आएगा उससे 15 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। एंड अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी, 1 घंटे की क्लासेस होंगी। 3 मंथ्स का कोर्स है, 3500 इसके चार्जेस हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप PGT, UPHE, SC, GDC, GIC मीन साइकोलॉजी से रिलेटेड आप जो भी क्लासेस लेना चाहते हैं, 11th टू ऑल साइकोलॉजी के जो भी क्लासेस आप लेना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ आपको पूरी इन्फो दे दी जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।